नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनी सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी की जो कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसके बारे में। तो आज हमारी पुस्तक रहने वाली है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। कक्षा 6 की पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसका पहला जो पाठ हमें देखने को मिल रहा है वह है विविधता की समझ। हम स्टार्ट करते हैं बिंदु नंबर पहले से। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर न ही जीवन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस बंटवारे का आधार था लोग किस किस तरह काम करते थे, किस जाति में पैदा होते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भिन्न त्योहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। विविधता के कारण प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और यात्रा के साधन के अभाव में वहीं रहने लगते थे। इस कारण वहाँ की संस्कृति, भाषा और सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति परंपराओं को ढाल लेते थे। नेहरू की पुस्तक भारत की खोज, इन्होंने बताया कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाना या फिर किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू द्वारा दिया गया था। आरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 2, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। पूर्वाग्रह, इसका अर्थ पूर्ण निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय लेना या मान लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को जन्म देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देते हैं। लड़कियां या लड़कियां ऐसी होती हैं कमजोर, कोमल और मृदु स्वभाव की। लड़के वे रोते नहीं, कमजोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। ऐसी धारणाएं हमें दोनों के बीच फर्क पटक देती है। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा सब बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोग ग्राहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। विविधता, वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। असमानता, यदि वे गरीब
हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना के धार्मिक जनजाति या समुदाय किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। दलित इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया या कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दे दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 3 सरकार क्या है? सरकार सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों को या फिर राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के स्तर राष्ट्रीय स्तर पर इसका संबंध पूरे देश से होता है। इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। राज्य स्तर पर सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। स्थानीय स्तर यह गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायत या नगरपालिका के नाम से जानते हैं। सरकार के कार्य सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को बता रहे हैं। कानून बनाना तथा निर्णय लेना, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करना, राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित रखना या फिर करना, जन कल्याणकारी इत्यादि। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। सरकार के प्रकार सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है वह सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकार के बारे में बताते हैं। लोकतांत्रिक सरकार इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात जनता के प्रतिनिधित्व। वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय पर उनके प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा है राजतंत्र। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा यानी राजा और रानी के पास होती थी और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता था। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। सफ्रेज मूवमेंट इसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं को वोट का अधिकार 1920 में मिल गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तब हमारा अर्थ क्या होता है?
इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हो। भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र के में निर्णय लोग ही लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर वर्ष 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। भागीदारी के अन्य तरीके, लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि। आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख लाया जा सकता है जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेक बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दा को उठाया गया, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन। विवादों का समाधान। विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस, उत्साह विवाह का विषय, नदी जल विवाद आदि। समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसी के लिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तरीके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार है। इस अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर भी रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर होता है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 5, पंचायती राज। ग्राम सभा। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्क की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्र में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। सचिव। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। यह ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत के कार्य। सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सामाजिक या फिर सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि को जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। समितियां।
ग्राम सभा काम करने के लिए समितियां बनाती है। यह कुछ राज्यों में है। इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। जिला पंचायत। जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होती है। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की व्यवस्था रखती है। ये व्यवस्था करती है। सीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 6 गांव का प्रशासन। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उनके नियंत्रण से या फिर नियंत्रण में रहता है। और पुलिस थाने का एक थानाधिकारी होता है। यह सरकार का अंग कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का कार्य करता है। पटवारी यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। इसका कार्य जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। इसके अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी इत्यादि इसके अधिकार के रूप में गांव में आते हैं। खसरा रजिस्टर का विवरण। जरीब यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की जंजीर है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है और अपने क्षेत्र में उगाने वाली फसल का रिकॉर्ड सरकार को देता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को मामलों में सुनाए जाते हैं। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसान को अपने रिकॉर्ड की निकल या फिर नकल मिले। हिंदू अधिनियम धारा 2005। कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता तथा उस जमीन को बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में इस कानून में बदलाव किया गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 7 नगर प्रशासन। नगर निगम नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त इसके अंतर्गत चुंगी कर मनोरंजन कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा हो वहाँ यह पाए जाते हैं। नगर पालिका यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनसे छोटे समूह के रूप में होती है। यह नगर पालिका भारत के मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इनमें जनसंख्या 20,000 से अधिक किंतु महानगर नहीं होते। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पार्षद नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। नगर निगम के सदस्यों को पार्षद बोलते हैं। इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। मेयर के लिए 30 आवश्यक है। 3 स्तर पर गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है। SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। महिलाओं के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण। ओबीसी राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से होता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। आरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हमारे देश में
ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं यानी किसान हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेती हर यानी कि किसान और मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं या फिर हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगलों की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते को इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त काम में या फिर आय में मदद करते हैं। सहकारी समिति को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोगों खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोगों चखेजंग समुदाय के वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ियों की ढलान जमीन के छोटे छोटे सपाट टुकड़ों को में बांटा जाता है। चिजामी के लोग के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ी या फिर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ नंबर 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर काम करना। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई मोची ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले लोग स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदे और कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वाले लोगों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बाजार में दुकानें। बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। ये स्थायी दुकानें होती है। बड़ी दुकानें। बड़े महानगरों में यह या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती है, जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती है, जिस प्रकार हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन यह छोटी दुकानें व फुटपाथ से महंगी होती है। इन दुकानों में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद,
लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकानें अपने विज्ञापन भी चलाती है जो अखबारों, टेलीविजनों और रेडियो चैनल में आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम की या फिर नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। लेबर चौक। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेकर लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले, लेबर, ट्रक के सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप लाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर मौजूद होते हैं। फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं जहाँ पर हजारों लोग नौकरियां करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होती है तथा फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात 11 या फिर 10 बजे तक काम करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों में से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर कार्य करती रहती है। दफ्तर, ऑफिस। शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को कार्य का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का कार्य होता है दुकानों पर या फिर दुकानों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती है। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचाव पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है तथा लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। तो ये दोस्तों हमारा एनसीईआरटी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का हमने संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया।